नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात अच्युत विभाजन के लिए की थी और लगभग आपने अच्युत विभाजन का जो डायग्राम मैंने आपसे कहा था आपने बना लिया है। मैं एक छोटा सा डायग्राम अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका बता देता हूं आपको, जिससे अच्युत विभाजन हमको लगभग पूरा समझ में आ जाए। दोस्तों, हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर कोई भी कोशिका हमारे पास उपस्थित है तो उस कोशिका के अंदर अनुवांशिक पदार्थ भी उपस्थित होगा और वो अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है केंद्रक के अंदर। तो मैं केंद्रक कभी नहीं बना रहा हूँ, मगर एक नॉर्मल आपको डायग्राम बता रहा हूँ। इसके अंदर दोस्तों दो प्रकार के गुणसूत्र आपको बताते हो। एक गुणसूत्र मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ठीक है, और एक गुणसूत्र मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे ऐसा बता दिया। दोस्तों, दोनों गुणसूत्र में आप देख रहे हो, आपको सेंट्रोमियर दिख रहा है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला था कि आपके शरीर में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक होते हैं माता के, एक होते हैं पिता के। तो पैतृक और मातृ दोनों गुणसूत्र आपके पास होते हैं। तो आपके पास गुणसूत्र आपकी मदर के भी होते हैं, यानी कि आपकी मम्मी के भी होते हैं, मातृ गुणसूत्र भी होते हैं, और आपके पास ये गुणसूत्र पैतृक भी होते हैं, यानी कि पिता के भी होते हैं, फादर। ठीक है। अब दोस्तों, अगर गुणसूत्र आपके फादर के, तो मैं मान लीजिए यहाँ पे आपको ये ऐसे समझा रहा हूं। दोस्तों, ये लो आपके पापा के गुणसूत्र, ठीक है, और ऐसे ही आपकी मम्मी के गुणसूत्र भी होंगे। ये आपकी मम्मी के गुणसूत्र। मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया था कि अगर मैं कभी भी आपको गुणसूत्र को दिखाऊंगा तो मैं एक सिंबल के द्वारा से दिखा सकता हूं। अगर मैं ऐसे करके ऐसे करता हूं तो इसका मतलब मदर के, और ऐसे करके ऐसे करता हूं तो क्या है, फादर के गुणसूत्र है। बात क्लियर है? ठीक है। दोस्तों, इस प्रकार की संख्या गुणसूत्रों की क्या बोली जाती है, 2n, यानी कि ये संख्या होती है द्विगुणित। क्या होती है? द्विगुणित। और जब तक इन द्विगुणित में सच में जब तक प्रतिकृतियों की अभिक्रिया नहीं होती तब तक ये द्विगुणित में जो डीएनए होता है वो केवल बराबर ही होता है, क्योंकि डीएनए तो अभी आपने डबल किया ही नहीं। क्योंकि याद रखिएगा, मैंने आपसे बोला था हमेशा डीएनए डबल होता है, गुणसूत्र कभी भी डबल नहीं होता। मगर आपको पता है कि जैसे ही आपके पास प्रवस्था आएगी, कौन सी, एस प्रवस्था, तो एस प्रवस्था के बाद आप लोग इसी डायग्राम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पर दो गुणसूत्र भी मैंने ऐसे दिखा दिए, और फादर का गुणसूत्र ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो ना तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है बताओ। याद रखिएगा, गुणसूत्रों की संख्या हमेशा किससे काउंट की जाती है, सेंट्रोमियर की संख्या से। तो आपको हमेशा सेंट्रोमियर देखने हैं कि यहाँ पे सेंट्रोमियर कितने हैं। तो ये वाली लाइन आप लोगों को याद रखनी है कि देखिए, सेंट्रोमियर की संख्या जितनी होगी उतनी ही गुणसूत्र की संख्या होगी। तो सेंट्रोमियर की संख्या बराबर गुणसूत्र की संख्या। सही है। अब दोस्तों, अगर मैं इसी डायग्राम को आपको देखो ड्रॉ करूंगा अभी, तो मैं भी आपसे एक चीज बोल सकता हूँ कि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या तो पहले के बराबर ही है, क्योंकि मैं एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आज और कर रहा हूँ, और मैंने आपको पहले भी बताया था ये। दोस्तों, कभी भी मैं या कहीं पे भी आप देखते हो छोटा n लिखा हुआ, तो इसका मतलब तो होता है गुणसूत्रों की संख्या। ये इसके बारे में, गुणसूत्रों के बारे में बात होती है, गुणसूत्रों की संख्या। और बड़े एन का मतलब होता है डीएनए। तो डीएनए कितना है, ठीक है। अब मैंने आपको ये वाली बात बोली थी कि यहाँ पे इस गुणसूत्र में डीएनए उपस्थित होगा। अब यहाँ पर एस प्रावस्था के बाद डीएनए क्या हो जाता है, डबल, क्योंकि एस प्रावस्था में डीएनए का क्या हो जाता है, प्रतिकृतियन। प्रतिकृति का मतलब कॉपी, और प्रतिकृतियन का मतलब जैसे डीएनए की कॉपी बनेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे बताइएगा ये वाला काम हो गया नहीं हो गया। आपके पास गुणसूत्र तो अभी भी कितने रहे हैं, 2n, मगर डीएनए आपके पास डबल हो गया। पहले डीएनए केवल यहीं उपस्थित था, मगर इसके साथ एक डीएनए और आ गया, यानी कि डीएनए कितना हो गया, 4n। बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है नहीं? दोस्तों, एक अभिक्रिया होती है जिससे हम बोलते हैं युग्मक निर्माण। तो आपके शरीर में युग्मक का निर्माण होता है।
नर में युग्मक में शुक्राणु का, मादा में अंडाणु युग्मक का निर्माण होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों युग्मकों के निर्माण के लिए सबसे अच्छी प्रावस्था, जो सबसे अच्छा तरीका है, वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है तब? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे ये कोशिका अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में, प्रोफेज प्रथम में जाएगी, तो कोशिका कहाँ कहाँ जाती है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। मैं आपको सीक्वेंस नहीं बता रहा हूँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है। दोस्तों होता ये है कि जैसे ही ये गुणसूत्र आपने देखे, तो यहाँ पे जो गुणसूत्र हैं ये ऐसे, ये जो आपने बनाए हैं, ये ये गुणसूत्र दूसरे समजात गुणसूत्र के साथ क्या बना लेगा? जोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही बनाता है, ठीक है। आगे की अगर मैं प्रावस्था आपको इसके बाद वाली बताऊं, तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि इसके बाद वाली प्रावस्था कुछ ऐसी आएगी। कोशिका आपने बनाई रखी है, ये रही। इसके अंदर जो आपने गुणसूत्र दिखा रखे हैं वो भी दिखा दीजिए, देखिएगा। ठीक है, जोड़ दो आप कहीं से भी, मैंने ऊपर से जोड़ दिया। और अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है ऊपर से जोड़ने में, तो आप वैसे ही कर दो जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, देखिएगा। ठीक है, जैसे ही गुणसूत्र आपको इस प्रकार से जुड़ेंगे, तो अभी गुणसूत्र क्या होंगे? जुड़ने के बाद गुणसूत्र और पास पास आएंगे, और काइएज मेटा का निर्माण सॉरी, और निर्माण क्या होगा? जीन विनिमय, यानी कि जीन विनिमय की अभिक्रिया होगी। तो अगली अवस्था क्या हम ऐसे बना सकते हैं क्या? यानी कि गुणसूत्र आपस में बहुत अच्छे से एक दूसरे के ऊपर और पास पास आके अध्यारोपित हो गए। अध्यारोपित होने के बाद ये गुणसूत्र अब एकदम से धीरे धीरे एक दूसरे से क्या होंगे? अलग। अलग होने के बाद क्या ये प्रावस्था आ सकती है? कलर चेंज हो गया, कलर सेम रख देता हूँ पहले वाली। बिल्कुल पास पास आ गई, अलग अलग कर दो अभी नहीं। सही है। अब ये दोनों के दोनों गुणसूत्र जो होंगे वो अलग अलग कोशिकाओं में चले जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से इसकी दो कोशिकाओं का निर्माण कर दो। ये चल रहा है भाई, दिक्कत तो नहीं है? सही है। अष्टसूत्री प्रथम पूरा हुआ। अष्टसूत्री प्रथम में आपके पास सबसे पहले गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? यहाँ पे दो। यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह गई? एक एक। यानी कि अष्टसूत्री प्रथम तो पूरा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं अष्टसूत्री द्वितीय की। दोस्तों अष्टसूत्री द्वितीय में इस कोशिका से आगे जाके फिर दो कोशिका बनेगी। इस कोशिका से भी दो कोशिका बनेगी, और जो बनेगा वो बताना कुछ ऐसा होगा या नहीं। तो यही तो है सूत्री विभाजन, जो आपने डायग्राम में बनाया था। आपने यही तो काम किया था ओवरऑल। आपने काम क्या किया था? आपके पास सबसे पहले दो गुणसूत्र थे, और याद रखिएगा आपके पास जो गुणसूत्र थे वो थे समजात।
इसका मतलब गुणसूत्र संख्या एक जो आपकी मम्मी से आया, ऐसे ही गुणसूत्र संख्या एक जो आपके पापा से आया। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो गुणसूत्र संख्या एक मैटरनल है, गुणसूत्र संख्या एक पैटर्नल भी है। तो दोनों गुणसूत्र की जो संख्या होगी वो बराबर होगी। अगर ये गुणसूत्र नंबर एक है तो ये भी गुणसूत्र नंबर एक होगा। तो आपके शरीर में ऐसे ही 23 के जोड़े होते हैं गुणसूत्र। नर के अंदर अगर देखा जाए तो 22 के जोड़े और एक XY होता है, और मादा के अंदर देखा जाए तो 23 के क्या होते हैं, जोड़े। बात क्लियर है अच्छे से? दोस्तों, ये जोड़े वाली बात तो लगभग आप में से सब बच्चों को क्लियर होगी। अब ये तो बात है अच्युत वजन की। एक छोटा सा टॉपिक हमारी बुक के अंदर और दे रखा है कि आखिर महत्व क्या है, आखिर क्या इंपॉर्टेंस होती है अच्युत भजन की। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर मैं एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस या महत्व की बात करता हूं, तो दोस्तों पहला तो ये है कि अच्युत भजन के द्वारा अगली आगे आने वाली पीढ़ी में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो समान रहती है। क्योंकि याद करिएगा 23 23 46 बनाए थे। अगर ये वाला विभाजन नहीं होगा तो अगली पीढ़ी में गुणसूत्र मात्र पीढ़ी के समान नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्र संख्या को मेंटेन करती है। ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, अच्युत भजन के द्वारा ही ना कहीं आप कह सकते हैं थोड़ा सा परिवर्तन आता है। इवोल्यूशन यानी कि विकास के लिए अच्युत भजन बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होता है, परिवर्तन भी आता है। और परिवर्तन आने के लिए जो सबसे ज्यादा चीज जरूरी है वो क्या है, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। यानी कि जो विकास होता है उसके लिए भी अच्युत विभाजन आवश्यक है। विकास के लिए अच्युत विभाजन क्या है, आवश्यक। बात अच्छे से क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे अच्युत विभाजन में अच्छे से कोई दिक्कत है? नहीं। तो अच्युत विभाजन के दो महत्व आप लोगों को याद रखने हैं। जो पहला महत्व है अच्युत विभाजन का वो क्या, अगली पीढ़ी दर पीढ़ी गुण भेजने हैं। याद करिएगा 23 23 मिलकर मैंने 46 आपको बताए थे। ठीक है। तो वही अगली पीढ़ी में जो गुण का जाना है वो अच्युत विभाजन के द्वारा होगा। ये वाली बात क्लियर है अच्छे से? दोस्तों अब हम एक चीज और करते हैं कि आखिर अच्युत विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। बुक में भी दे रखा है वैसे तो, मगर फिर भी अगर हम इसको पढ़ें तो कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं अच्युत विभाजन के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों पहला जो अच्युत विभाजन का प्रकार होता है, वैसे तो तीन प्रकार होते हैं। एक होता है स्पोरोफाइटिक, एक स्पोर, स्पोर का मतलब बीजाणु में अच्युत विभाजन हो सकता है। एक होता है गैमेट्स में यानी कि युग्मक में, और एक सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है युग्मनज में। तो एक प्रकार का अच्युत विभाजन होता है वो तो होता है युग्मनज प्रकार का, युग्मनज। दोस्तों युग्मनज प्रकार का जो अच्युत विभाजन होगा इसे बोलेंगे गैमेटिक मियोसिस। क्या बोलेंगे, गैमेटिक। और दोस्तों गैमेटिक प्रकार का अच्युत विभाजन जिस जगह देखने को मिलता है वो कौन होते हैं, वो होते हैं थैलोफाइटा। तो क्रिप्टो गेम्स अभी आप पढ़ेंगे, वैसे तो आप पढ़ के भी आए हैं। तो क्रिप्टो गेम्स में क्या होते हैं, थैलोफाइटा। याद रखिए बात। तो दूसरे प्रकार का जो विभाजन होता है अच्युत विभाजन का वो होता है स्पोरिक। स्पोरिक का मतलब बीजाणु। और इस प्रकार का अच्युत विभाजन लगभग आपको सभी पादप में देखने को मिलेगा। दूसरे प्रकार का होता है स्पोरिक, और इस प्रकार का अच्युत विभाजन कहाँ देखने को मिलता है, थैलोफाइटा को छोड़कर। थैलोफाइटा के अतिरिक्त सभी पादप। ठीक है। और इसमें दोस्तों तीसरा जो होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम है गेमेटिक यानी कि युग्मक।
और इस प्रकार का विभाजन सभी मनुष्य में देखने को मिलता है, एनिमल्स में देखने को मिलता है। ये तीसरा है जिसे हम बोलते हैं गैमेटिक, यानी कि युग्मकीय। दोस्तों युग्मक और युग्मनज में अंतर आपको पता है ना, युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा एनिमल्स या जंतुओं में। ये एक असूत्री विभाजन का एक छोटा सा बेसिक टॉपिक है जो अभी तक हमने देखा, ठीक है। मैं जरा आपको बात बता देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या चीज पढ़ी है। दोस्तों हम लोगों ने बात की है असूत्री विभाजन की, और असूत्री विभाजन में हमने पढ़ा है कि आखिर असूत्री विभाजन कैसे होता है, ठीक है। असूत्री विभाजन कैसे होता है वो हम सब लोग जानते हैं, जिसमें मात्र कोशिका से जो गुणसूत्र होते हैं वो संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आदि। यही होता है जिससे हम बोलते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में जीन विनिमय की अभिक्रिया होती है, यहाँ पे काइएज बनते हैं, सिनेप्स, काइएज क्रॉसिंग ओवर, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। हर स्टेप के हिसाब से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग, सभी चीजें जरूरी है यहाँ पे याद करने के लिए। गॉट इट, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोस्तों इसी के बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो असूत्री विभाजन में एक और चीज आती है जो इन सब चीजों के अकॉर्डिंग ही इस चीज को और भी अलग बनाती है, और उस प्रकार की चीज को हम बोलते हैं असूत्री विभाजन। 3 प्रकार के विभाजन थे, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। असूत्री प्रकार के विभाजन को हम जिस प्रकार का विभाजन बोलते हैं उसे हम बोलते हैं एमाइटोसिस। क्या कहते हैं, एमाइटोसिस। तो ये उस प्रकार का विभाजन है जो जनरली आपको कहां देखने को मिलता है, इस प्रकार का विभाजन आपको देखने को मिलता है कुछ निम्न वर्गीय जंतुओं में, जैसे आपको देखने को मिलेगा बैक्टीरिया या जीवाणुओं में, वो अभी मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिए। जो कल आपने डायग्राम बनाया था, इससे पहले लेक्चर में जो आपने डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम से आगे आपको एक डायग्राम केवल समझने के हिसाब से मैंने आपको बना दिया। केंद्रक वगैरह के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मेरा काम आपको गुणसूत्र का बताना था कि मात्र कोशिका में जब गुणसूत्रों की संख्या 2 थी तो संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 1 1 1 1 आ गई, बस ये चीज बात कर, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक। इसका मतलब ये, अगर मात्र कोशिका में गुणसूत्र कितने थे, 2n, तो अर्धसूत्री प्रथम के बाद कितने हो गए, n और n, और अर्धसूत्री द्वितीय के बाद कितने हो गए, n n n और n। ये होगा द्वितीय। बात क्लियर है, नोट कर लीजिए। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अब हम आ गए वापस से समसूत्री और अर्धसूत्री के बाद माइटोसिस और मियोसिस के बाद एक तीसरे प्रकार के विभाजन के बारे में बात करने के लिए, और इस तीसरे प्रकार के विभाजन का नाम है असूत्री विभाजन। दोस्तों असूत्री विभाजन को इंग्लिश में हम एमाइटोसिस बोलते हैं, और अगर असूत्री विभाजन की बात की जाए तो याद रखिएगा जैसे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमैटिन संगठित होकर गुणसूत्र का निर्माण कर देते, इस प्रकार से यहाँ पे किसी भी गुणसूत्र और किसी भी स्पिंडल फाइबर का निर्माण नहीं होगा। तो पहली बात, इस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्र व तर्कतंतु या स्पिंडल फाइबर का निर्माण नहीं होता है। दोस्तों जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका नाम दिया था, यानी कि नामकरण जिसने किया था, उनका नाम था रिमेक, और जिस वैज्ञानिक ने इसके ऊपर अच्छे से अध्ययन इसका किया है, अध्ययन, दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग। दोस्तों देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे विभाजन हैं जो विभाजन यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणु में भी असूत्री प्रकार का विभाजन होता है। हम बात करते हैं पैरामीशियम में, तो वहां पे भी असूत्री प्रकार का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी असूत्री विभाजन देखने को ही मिलता है। तो अगली चीज वो बात क्या है, जीवाणु में भी इस प्रकार का विभाजन देखने को मिलेगा, जीवाणुओं में। और आपको पता होना चाहिए जीवाणु में कितने मिनट लगते हैं कोशिका से 2 कोशिका बनने में, 20 मिनट, ठीक है। इस प्रकार का विभाजन देखने को मिलेगा पैरामीशियम में।
और इस प्रकार का विभाजन देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। बच्चों, काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। और हरित लवक, हरित लवक का मतलब क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। गॉट इट? यहां तक सही है दोस्तों। यहाँ पे ना बराबर केंद्र का विभाजन नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है कि इस प्रकार के विभाजन में बराबर केंद्र का विभाजन नहीं होता है। लिख रहा हूं मैं, बराबर केंद्र का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट सेल डिवीजन ही बोलते हैं, सिंपल सेल डिवीजन ही बोलते हैं, किसी भी नाम से इसको जाना जा सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेल डिवीजन, यानी कि सीधा कोशिका विभाजन। और से एक नाम और बोलते हैं जो क्या है? सिंपल सेल डिवीजन। बात क्लियर? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज जैसी कोई भी कहानी नहीं है, ठीक है। इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज नहीं पाया जाता, क्योंकि इस प्रकार का कोई विभाजन है नहीं। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, मतलब ये कुछ भी विलुप्त होते ही नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे अच्छा अगर मैं विभाजन का आपको तरीका बताऊं ना, तो दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ जीवाणुओं के अंदर कैसा होता है। देखो दोस्तों, जीवाणुओं की एक रफ संरचना मैं आपके सामने बना रहा हूँ, कुछ ऐसे। जैसे बाहर की ओर होती है कोशिका भित्ति, और जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। याद रखिएगा ये बात। अंदर है कोशिका झिल्ली और अंदर यहाँ पे है आनुवांशिक पदार्थ, ये, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको पता है कि कभी भी एक कोशिका से दो कोशिका बढ़ती है तो कोशिका के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो अपना प्रतिकृतिन करता है। तो इस स्थिति में यहाँ पे होगा क्या कि ये कोशिका जो आपने बनाई थी, ये बाहर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल, ठीक है। अंदर क्या है? ये अंदर है ये दोस्तों, ये अंदर है कोशिका झिल्ली। और ये जो येलो से बना रखा है ये क्या है? ये है आनुवांशिक पदार्थ। सबसे पहले अब जब कोशिका अपना दूसरी कोशिका बनाएगी तो कोशिका क्या करेगी? कोशिका का सबसे पहला कार्य ये होगा कि कोशिका अपने अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है उसकी कॉपी बना लेगी। तो ये इसने क्या बना ली? कॉपी। कॉपी बनाने के बाद केंद्रक, मतलब केंद्रक तो यहाँ पे जीवाणु में होता नहीं है, मगर यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ की क्या बन गई? कॉपी। जैसे ही आनुवंशिक पदार्थ अपने आप को डबल करता है वैसे ही कोशिका यहाँ से दो भागों में विभक्त होने की तैयारी करती है। कुछ इस टाइप से आनुवंशिक पदार्थ भी अलग अलग कोशिकाओं में जाने की कोशिश करते हैं। ये रहा। तो यहाँ पे हुआ क्या? सबसे पहले तो यहाँ पे हुआ डीएनए का प्रतिकृतियन, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ का प्रतिकृतियन लिख दो तो ज्यादा सही है। आनुवंशिक पदार्थ का क्या? प्रतिकृतियन, यानी कि रेप्लिकेशन। याद रखिएगा प्रतिकृतियन को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ डबल हो गए, अब कोशिका विभाजन होगा। जैसे ही यहाँ पे कोशिका विभाजन है तो इस चीज को हम बायोलॉजी में टर्म बोलते हैं, इसे बोलते हैं द्विखंडन। क्या बोलते हैं? द्विखंडन। कोशिका विभाजन, और द्विखंडन के बाद जैसे कोशिका विभाजन होगी वैसे ही आपके पास क्या प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पे आपको दो कोशिका मिल जाएगी, एक ये रही,
एक ऐसे बना दो, अंदर बना दो कोशिका झिल्ली, यहाँ पे भी कोशिका झिल्ली बना दो, अनुवांशिक पदार्थ दोनों में रख दो, इसमें रहा, इसमें, ठीक है। वो थी मात्र कोशिका, ये क्या हो गई? संतति कोशिका। कौन सी कोशिका है? संतति कोशिका। दोस्तों ये क्या चीज है? इसे हम बोलते हैं द्विखंडन। इंग्लिश में इस चीज का नाम होता है बाइनरी फिजन। तो इसे या तो आप द्विखंडन बोल दो, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसे? बाइनरी फिजन। तो दोनों में से कोई भी नाम जो आपको सही लगे, आप उन दोनों में से कोई भी नाम इसको यूज ले सकते हो। है क्या चीज ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा। देखो, आप लोगों के पास अभी तक क्या उपस्थित था आप लोग जानते हैं। आप लोगों के पास अभी तक था समसूत्री विभाजन, जिसमें आपने एक प्रकार का विभाजन पढ़ा है, जिसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के क्या होते हैं? बराबर। अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था। इस प्रकार के विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्र मात्र कोशिका के गुणसूत्रों के क्या होते हैं? आधे। दोस्तों तीसरे प्रकार का विभाजन है जो है असूत्री विभाजन, क्योंकि कुछ ऐसी कोशिकाएं जो कोशिकाएं बहुत ही जल्दी जल्दी, या कोशिकांग जो बहुत जल्दी जल्दी विभाजन करते हैं, उनके अंदर जिस प्रकार का विभाजन हमें देखने को मिलता है, वो विभाजन कौन सा होता है? असूत्री प्रकार का विभाजन। ठीक है, ऐसा विभाजन है जिस विभाजन में जो कोशिकाएं वो अपने आप को डबल तो कर रही है, एक से दो तो बन रही है, मगर ये उस प्रकार का विभाजन नहीं है जैसे समान हो रहा था और आधा हो रहा था। ये कुछ अलग प्रकार का है। ठीक है, पैरामीशियम में देखने को मिलता है। ये सुना होगा आपने, पैरामीशियम, अमीबा, तो इनमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि आपके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया जो एक कोशिका होती है, उस एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज्यादा हो सकती है और होती भी है, आपको बताया भी था मैंने। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या का बढ़ना ये भी कौन से प्रकार के विभाजन से होता है? असूत्री प्रकार के विभाजन से। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका जो वर्णन है, इसका जो अध्ययन है, वो किसने किया था? फ्लेमिंग ने। और इसका नाम है, इसको जो सच में नामकरण जो किया गया था वो किसने किया था? रीमेक ने। ठीक है, चीजें याद रहेगी, आसान है, मतलब देखा जाए तो ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये तीन प्रकार के विभाजन थे और ये लास्ट में था अर्धसूत्री विभाजन, सॉरी असूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब मैं जो आपसे बोल रहा हूँ ना, वो वाली चीज और याद रखिएगा। एक तो क्वेश्चन आंसर्स को करते रहिएगा साथ साथ, ठीक है, और अच्छे से इस चीज की एक बार अच्छे से आप लोगों को रीडिंग भी लगानी है। ठीक, डाउट हो तो सेम आपको अभी तक जो आपने काम किया, डाउट हो तो मुझसे पूछना है। ठीक है, तीन प्रकार के विभाजन पूरे कर दिए। ठीक, देखता हूँ मुझसे तो आपको याद होगा। आपको याद है मैंने आपको अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेस प्रथम प्रावस्था करवाई थी, याद है? ठीक है, प्रोफेस प्रथम की तीसरी प्रावस्था कौन सी है? पैकाइटिन। ठीक है, पांचवी डाइकाइनेसिस। ठीक है, सबसे बड़ी प्रावस्था अर्धसूत्री विभाजन में? बिल्कुल सही है, प्रोफेस प्रथम, बिल्कुल सही है। इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में क्या फर्क होता है? इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में क्या फर्क होता है? दोस्तों इंटरफेज में जीवन भी आती है, एसपी और जीटू भी, जबकि इंटरकाइनेसिस एक ऐसी अभिक्रिया है जो अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय के बीच में आती है, और इस प्रकार के विभाजन में एस प्रावस्था नहीं आती है, डीएनए डबल नहीं होता है। ठीक है, मनुष्य में जो जीवन प्रावस्था होती है वो कितने घंटे की होती है? 11 घंटे की। ठीक है, 11 घंटे की। जीवाणु में एक कोशिका दो कोशिकाओं में कितने टाइम में बदलती है? 20 मिनट में। ईस्ट में 90 मिनट में। मनुष्य में 24 घंटे में। एस प्रावस्था कितने घंटे की होती है? 8 घंटे की होती है एस प्रावस्था। कितने की? 8 घंटे की होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीजें, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं आपको याद है। चलो पांच प्रावस्था बताओ, प्रोफेस फर्स्ट की 5, प्रोफेस फर्स्ट की 5 स्टेजेस कौन कौन सी है? अब तो इंग्लिश और हिंदी दोनों समझते हो आप, बहुत इंटेलिजेंट से हो गए हो। ठीक है, प्रोफेस प्रथम की दोनों प्रावस्थाएं कौन कौन सी है? सारी। लैप्रोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। बिल्कुल सही है। जीमिनी में क्या होता है? सिनेप्स। क्या होता है? आता है सब? आता है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेज तो वही होता है जो जीमिनी में के अंदर काम में आता है ना, एंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेज ही होता है। वापस से बनाते हैं, यहाँ की चीज काट के यहाँ लगाना, यहाँ की चीज काट के यहाँ लगाना, तब है रिकॉम्बिनेज। कॉम्बिनेज का मतलब होता है जोड़ना, री का मतलब दोबारा जोड़ना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। जैसे याद है
कहीं पे फॉरेस्ट डेवलप है तो हम उसे डेवलप करते हैं तो हम बोलते हैं फॉरेस्टेशन, कहीं पे फॉरेस्ट को हटाते हैं तो हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। वापस से लगाते हैं तो बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, चलो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है, कौन सा होता है एंडोन्यूक्लियस, बताओ जरा। बिल्कुल, जो बीच में से काटे वो एंडोन्यूक्लियस, जो किराने से काटे वो एक्सोन्यूक्लियस। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए, यहाँ तक कुछ भी दिक्कत है, लगभग सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए, एक बात और पूछ लेता हूँ, दो तीन चीजें और। अगर आपके हाथ में यहाँ पे कट लग गया तो इसको भरेगा कौन? समसूत्री विभाजन। आपकी आकार आकृति बड़ी हो रही है किसके से? समसूत्री विभाजन। कायिक कोशिकाएं कौन सी कोशिका होती है? कायिक, सोमैटिक। बिल्कुल बिल्कुल सही। कायिक कोशिकाएं वो कोशिका होती है जो आपके शरीर में, ये कोशिका जनन कोशिका, शुक्राणु और अंडाणु, ये कौन सी कोशिकाएं हैं? जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका और जनन कोशिकाओं में अंतर ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, यहां तक एक छोटा सा रिकैप ले लिया था मैंने, और यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, आगे अब हम चलेंगे दोस्तों कुछ और चीजों के ऊपर बात करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो कहते हैं आप लोग। तो दोस्तों, अब चैप्टर हमने कंप्लीट किया। अब कंप्लीट करने के साथ साथ मैं आपसे एक बार 10 मिनट का रिकैप ले रहा हूँ, 10 से 15 मिनट का, जिसके अंदर जो भी अभी तक हमने चीज पढ़ी है हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और हो सकता है कुछ चीजें आपकी अगर वहां पे रह गई हो तो आप यहाँ पे उसको अच्छे से समझ लें। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी विभाजन के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक कोशिका आपके जो शरीर में होती है वो सारी कोशिका क्या करती है? विभाजन। दोस्तों, विभाजन के अंदर सबसे जरूरी चीज है कि विभाजन आपकी सभी कोशिका करेगी। आपकी कोशिका, आपके शरीर में एक ऐसी कोशिका जिससे आपकी शरीर की बाकी कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, उसे हम बोलते हैं मात्र कोशिका। और मात्र कोशिका से जितनी भी कोशिका बनती है वो सारी कोशिकाएं संतति कोशिका। तो मात्र कोशिका से संतति कोशिका बनेगी, एक बात तो ये है। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार की कोशिका आपके शरीर में होती है, जिसमें एक होती है कायिक, एक होती है जननिक। ठीक है, दो चीजें याद रखना। आपके शरीर में एक कोशिका कौन सी होती है? कायिक। और एक क्या होती है? जनन कोशिका। तो जनन कोशिकाओं में जिस प्रकार का विभाजन होता है वो कौन सा है? अर्धसूत्री। और जो कायिक कोशिका है उसमें जिस प्रकार का विभाजन होता है वो कौन सा है? वो है दोस्तों समसूत्री। दो चीजें याद रहेंगी अच्छे से, दिक्कत तो नहीं है? कंफर्म? ठीक। अगली चीज दोस्तों, अगर मैं दोनों प्रकार की चीजों की आपसे बात करूं तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि इन दोनों ही प्रकार के विभाजन में जो समसूत्री विभाजन है उस विभाजन में और अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका अपने आप को तैयार करती है, और कोशिका के इसी तैयार करने की प्रवस्था को हम बोलते हैं अंतरावस्था। क्या बोलते हैं? अंतरावस्था। तो दो प्रकार की प्रवस्था मैंने आपको बताई थी। एक मैंने आपको क्या बताई थी? अंतरावस्था। और एक मैंने आपको क्या बताई थी? एक बताई थी इसके बाद कौन सी प्रवस्था? विभाजन प्रवस्था। अंतरावस्था में तीन प्रकार थे, G1, S और G2। और विभाजन प्रवस्था कितने प्रकार की थी? क्या थी? M प्रवस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बात क्लियर? G1 प्रवस्था में, S प्रवस्था में, G2 प्रवस्था में कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है। जैसे ही कोशिका विभाजन करती है तो मैंने आपको बताया था 90% से ऊपर का जो समय होता है वो कोशिका इसमें ही बिताती है। याद करना, आपसे एक लाइन बोली थी, एग्जाम तो 3 घंटे का है, पूरे साल तैयारी करोगे, तैयारी प्रवस्था होती है। विभाजन तो केवल कौन सी प्रवस्था में करोगे? एम प्रवस्था में। बात सही है? तो जब इतने टाइम में तैयारी करी और तैयारी करने के बाद 1 घंटे का एग्जाम हुआ तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई? 2। और जो 2 कोशिका बनती है उसे आप संतति कोशिका या पुत्री कोशिका बोल देते। ठीक है, पुत्री कोशिका में जो होता है वो वापस से विभाजन करने की ताकत अगर होगी तो पुत्री कोशिका वापस कहां जाएगी? अंतरावस्था में। ठीक है, और इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरे तरीकों को हम क्या बोलेंगे? कोशिका चक्र। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया था कि कोशिका चक्र में कुछ चेक पॉइंट होते हैं। चेक पॉइंट क्या काम करते हैं? रोकते हैं, देखते हैं कोशिका सही है नहीं है। साइक्लिन और CDK समझाया था मैंने आपको।
मैंने आपसे कहा था कोशिका देखेगी कि तैयार हूं तो आगे जाएगी, तैयार नहीं हो तो आगे नहीं जाएगी। ठीक है, 4 प्रकार के साइकिल बताए थे, DEAM, याद होने चाहिए आपको। और अगर कभी भी डीएनए में उत्परिवर्तन हो जाता है, उत्परिवर्तन का मतलब डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, तो उस स्थिति में यूवी लाइट के द्वारा अगर म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होगा और डीएनए गड़बड़ हो जाएगा, तो एक प्रोटीन अपना अनुमान, अपना आयतन बढ़ा देता है, जिसे हम बोलते हैं P53। क्या कहते हैं? P53। ठीक है, आगे समसूत्री के बाद हमने बात की थी यहाँ पे प्रोफेज, फिर मैंने बात की थी मेटाफेज, गुणसूत्र बीच में आ गए थे, बात की थी एनाफेज, आधे आधे ऐसे तो चले गए, बात की है टीलोफेज। फिर हमने बात की थी अर्धसूत्री विभाजन की, हमने बात की थी अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज प्रथम, मेटाफेज प्रथम, एनाफेज प्रथम और टीलोफेज प्रथम, याद है सारे? ठीक है, उसके बाद प्रोफेज द्वितीय, मेटाफेज द्वितीय, एनाफेज द्वितीय और टीलोफेज द्वितीय। ठीक है, सारी चीजें खत्म होने के बाद हमने एप्लीकेशन पढ़ ली थी समसूत्री और अर्धसूत्री की। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मान सकते हैं दोस्तों, आप लोग मुझे डिफरेंस लिख के बताएंगे अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में। ये आपका होमवर्क है। आप मुझे डिफरेंस लिख के बताएंगे कि अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है। अगर एक एक फेज के हिसाब से बता पाओ तो बहुत अच्छा है कि प्रोफेज में क्या फर्क है, मेटाफेज में क्या फर्क है, एनाफेज में क्या फर्क है, टीलोफेज में क्या फर्क है, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप ये जरा चीजें मुझे करके देंगे, और ये मुझे चाहिए आप सबसे कि आप मुझे अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में अंतर लिख के दो। ठीक है, थोड़ा काम मैं कर रहा हूं तो थोड़ा सा आप भी करो। आसान है चैप्टर, इजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी सारी की सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो उसके बाद हमने लास्ट बात की थी सूत्री विभाजन के बारे में। हमने पता किया था क्या होता है सूत्री विभाजन, आखिर क्या क्या उपयोगिता है सूत्री विभाजन की, उन सब चीजों के बारे में। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों, जब हमने इतनी सब चीजें कर ली, तो क्यों ना अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की। हम बात करें ऐसे क्वेश्चन की जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, ये आपकी शीट में कौन कौन से हैं दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि डायाड क्या होता है, DYAD। आप लोगों को पता होना चाहिए डायाड और टेट्राड में क्या अंतर है, चतुष्क, याद है? ठीक है, एक चीज और इसमें एक रखिए, इसमें यह है कि डीएनए का द्विगुणन कौन सी प्रवस्था में होता है, कौन सी में होता है डीएनए का द्विगुणन, मतलब प्रतिकृतियां डीएनए का कौन सी प्रवस्था में होता है? एस प्रवस्था में, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला अगला एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है, और वो क्वेश्चन है कि ये तो खैर आप कर लोगे। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो मतलब कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में रिपेयर, मतलब कोशिका में रिपेयर कौन सी किसकी सहायता से किया जाता है? समसूत्री, अर्धसूत्री, एकसूत्री या निम्न में से कोई नहीं? बिल्कुल सही है। अगली चीज, अगला इसमें लिख रखा है कि जो ये जीन विनिमय की अभिक्रिया होती है, ये किस प्रकार के गुणसूत्रों में होती है? बिल्कुल सही है, समजात गुणसूत्रों में जीन विनिमय की अभिक्रिया होगी। जो समजात गुणसूत्र होंगे वो किस प्रकार का विभाजन करेंगे? जीन विनिमय प्रकार का, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगली बात, ठीक है, एक अगला क्वेश्चन इसमें और दे रखा है, जो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जीवाणु की कोशिका में एक कोशिका से दो कोशिका कितने घंटे में बनती है या कितने मिनट में? टाइम दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है 60 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 90 मिनट। कितने जीवाणु में? 20 मिनट में। अगर आप बात करते हैं 90 मिनट की, तो 90 मिनट आपको किसमें दिया होता है पता है आपको? 90 मिनट किसमें दे रखा होगा? एग्जैक्टली दोस्तों, 90 मिनट दे रखा होगा ईस्ट में। ईस्ट में 90 मिनट दे रखा होता है, ये बात याद रखना, ईस्ट। 90 मिनट ईस्ट, याद रखना है आपको। ठीक है, अगली चीज, G0 प्रावस्था जो होती है उसके बारे में जानते हो? G0, याद करना, यूटर्न, याद आया? मैंने आपको बोला था मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और मुझे लगा नहीं मैं आगे नहीं जा रहा, चलो तो मुड़ लेता हूँ,
तो वो प्रवस्था कौन सी होती है? जी नॉट प्रवस्था। कौन सी प्रवस्था है? जी नॉट प्रवस्था। ठीक है, अब आपको ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, अच्छे से क्वेश्चन को रिपीट करके देखना है, बिल्कुल प्रॉपर मेथोडोलॉजी से जैसे आप करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद प्लीज आंसर की अभी नहीं देखें, पहले क्वेश्चन करें सारे, फिर आंसर की देखें, और क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद उन क्वेश्चन को के आंसर को चेक करें। चेक करने के बाद जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपकी गलती से गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि वो आपको समझ में नहीं आया तो वो आपको पूछ लेना है। तो ठीक है भाई, इतना काम तो मुझे लगता है कि आप लोग करेंगे मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे दो चैप्टर, मतलब हमने ये चैप्टर कर लिया, ये वाला चैप्टर भी जिसका नाम था विभाजन, कोशिका विभाजन, और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। आगे देखिएगा आप, जरा मैं आपसे बोल भी रहा हूँ और आप देखिएगा भी कि आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर आने वाले हैं जिसमें बार बार आप लोगों को यही चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तभी मैंने आपसे बोला था कि ये चैप्टर नींव है, तो नींव अच्छे से करेंगे, चीजें आगे अच्छी रहेगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, पढ़ते रहने का, डाउट हो तो पूछने का, आप है मैं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे पेपर, सारे चैप्टर, सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे टाइम टू टाइम में, और डाउट एक नहीं छोड़ेंगे। तो डाउट नहीं छोड़ना, डाउट नहीं रखना, डाउट है तो पूछ लेने का। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। बच्चों, अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।